प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आप वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करूंगा वो है, जब हम सल्तनत कालीन भारत पढ़ते हैं, वैसे मध्यकालीन भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेषकर सल्तनत कालीन भारत है के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो विषय है वह है खलीफा या खिलाफत। तो हम इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि खलीफा और खिलाफत ये क्या चीज़ है, क्या व्यवस्था है, और राजनीतिक दृष्टि से और सैद्धांतिक दृष्टि से इस व्यवस्था का क्या महत्व रहा है। तो जब हम बात करते हैं खलीफा हो या खिलाफत की, तो जब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रमुख या मुखिया को ही खलीफा कहा जाता है। यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम और मुस्लिम जगत का जो मुखिया था उसी को खलीफा कहा गया। खलीफा के इस विचार और मान्यता को ही खिलाफत कहा जाता है। यानी खलीफा के इस विचार को और उस मान्यता को ही क्या कहा गया, खिलाफत कहा जाता है। इस्लामिक धार्मिक मान्यता के अनुसार खलीफा जनता के द्वारा चुना जाता था और इस नाते खलीफा जनता का प्रतिनिधि व सेवक होता था। प्रथम जो 4 खलीफा थे उनके शासन काल में इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार ही शासन संचालित होता था। इस्लाम की जो मान्यताएं थी, परंपराएं थी, जो नियम थे, जो सिद्धांत थे, उन्हीं के अनुसार शासन संचालित होता था। और इन 4 खलीफाओं के शासन काल को राशिदून, जो 4 खलीफा थे, जैसे आप देखते हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये प्रमुख जो 4 खलीफा थे, उनमें इनको राशिदून अर्थात सही राह पर चलने वाला कहा जाता है। राशिदून शब्द का अर्थ होता है सही राह, नेकी की राह पर चलने वाला, अर्थात राशिदून। इसके बाद खिलाफत की जगह राजतंत्र आ गया। आप देखते ही हैं कि इस्लामिक जो विधि विधान है उनमें मोहम्मद साहब ने भी ये कहा कि ताकत के बल पर, ताकत के बल पर, तलवार के बल पर इस्लाम के नियमों, सिद्धांतों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाए तो उसको गलत नहीं ठहराया गया है। अल्लाह की नज़र में वो जायज़ था। तो जो उत्साही जो शासक थे या योग्य उत्साही जो युवक थे, नवयुवक थे, जोशीले थे, उन्होंने इस मार्ग का अनुसरण किया। और फिर आप देखते हैं कि उत्साही नवयुवकों ने विश्व के विभिन्न भागों में अपने जोश से, अपनी ताकत से, अपनी महत्वाकांक्षा से विभिन्न छोटे छोटे, बड़े बड़े सभी प्रकार के राजतंत्रात्मक और अपने राज्य स्थापित किए। तो फिर खलीफा का स्थान राजतंत्रों ने ले लिया और राजतंत्र आ गया। यद्यपि राजा जो कि वंशानुगत स्वयं को खलीफा ही कहलाते रहे, यानी वो अपने आप को खलीफा ही कहलाते रहे जो थे। वो जैसे हम पहले बात करते हैं उम्मयद खलीफा जो कि दमिश्क, अब्बासी खलीफा बगदाद और फातिमी खलीफा काहिरा में शासन करते थे। वे नाम मात्र के खलीफा थे। इनकी वास्तविक जो स्थिति थी वो थी एक राजतंत्रात्मक शासक की। इसके बाद उस्मानी जो ओटोमन तुर्क साम्राज्य थे की खिलाफत आई। उस्मानी साम्राज्य के अंत तक यह नाम मात्र का खलीफा का पद था, इस्लामी सामुदायिक एकता का प्रतीक बना रहा। यानी जो खलीफा जो पद था वो एक इसकी इस्लामिक जो एकता थी
सामुदायिक समूह की जो एकता थी, इस्लामिक जो एकता थी, उसका प्रतीक बना रहा। यद्यपि इस्लामी जगत में उन्हें खलीफा तो कहा जाता था, लेकिन ये वास्तव में खलीफा नहीं थे, बल्कि वो वास्तव में एक स्वतंत्र शासक ही थे और स्वतंत्र शासक के रूप में ही वो शासन कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं राशिदून खिलाफत की। राशिदून खिलाफत जो 632 ईस्वी से 661 ईस्वी के मध्य थी। प्रथम 4 खलीफाओं को राशिदून अर्थात सत्य की, सही और नेकी की राह पर चलने वाला कहा जाता है। प्रथम खलीफा 632 ईस्वी में हजरत अबू बकर थे, जो मोहम्मद साहब के करीबी रिश्तेदार थे और उनके प्रारंभिक अनुयायी थे। दूसरे खलीफा थे हजरत उमर। उसके बाद तीसरे खलीफा थे हजरत उस्मान खलीफा, यानी हजरत उस्मान खलीफा बने। उसके बाद हजरत अली जो चौथे खलीफा बने। हजरत अली ने अपनी राजधानी मदीना से हटाकर कुफा में स्थापित की, यानी जो चौथे खलीफा थे वो हजरत अली, उन्होंने अपनी राजधानी को मदीना से हटाकर कुफा में स्थापित की थी। दूसरी खिलाफत की बात करते हैं हम, वह है उम्मयद खिलाफत है, और इनका जो समय है 661 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी। राशिदून खलीफाओं के शासनकाल के पश्चात 661 ईस्वी में उम्मयद खिलाफत की स्थापना हुई और उम्मयद सल्तनत इस्लामिक सिद्धांतों से हटकर राजतंत्र का प्रारंभ था। यानी जब उम्मयद खिलाफत की स्थापना हुई 661 में, जिन्होंने 750 ईस्वी तक शासन किया, उसमें जो इस्लामिक जो तंत्र थे, इस्लामिक जो तत्व थे, वो जो सिद्धांत थे शासन में, राजनीति में, वो अब उनका स्थान गौण होता गया और उनके स्थान पर जो खिलाफत स्थापित हुई पूर्ण रूप से वो इस्लामिक सिद्धांतों से हटाकर उनका जो मूल उद्देश्य था वो था शासन करना, राजतंत्र की तरफ है उनका विकास करना। और ये नाम मात्र का ही खलीफा वंश था और इसके बाद ये शासक वंशानुगत रूप से बने। इस समय इस्लामिक साम्राज्य पूर्व की दिशा में सिंध और बलूचिस्तान तक फैल गया था। ये सांसारिक और विलासी थे, यानी ये उम्मयद ये जो खिलाफत थी वो थी ये जो इस्लामिक नियम, परंपरा, मान्यता, सिद्धांत, उसूल उनको त्याग कर ये एक तरह से विलासी और भोग विलासी और सांसारिक थे। मोहम्मद साहब का जो जीवन था वो और कुरान द्वारा बताए गए ये रास्तों से अलग ही रहे। इन्हीं के साम्राज्य और शासन काल में मोहम्मद साहब के परिवार पर अत्याचार किए गए और इस्लाम की प्रसिद्ध और निंदनीय जो घटना थी करबला की घटना, वो घटना हुई। उमर बिन अब्दुल अजीज को वास्तविक खलीफा माना जाता है क्योंकि उनके द्वारा राजपाट का त्याग करने के बाद मुस्लिम प्रजा ने उन्हें खलीफा यानी शासक चुना था। इनका शासन इस्लामिक उसूलों के अनुरूप रहा। इनकी हत्या परिवार वालों ने ही की थी। अब इसके बाद बात करते हैं हम अब्बासी खिलाफत की। तो अब्बासी खिलाफत उम्मयद खलीफाओं के बाद अब्बासी खलीफाओं का शासन आया और उन्होंने बगदाद अर्थात इराक को शासन किया। इन्होंने बगदाद अर्थात इराक से शासन किया। 9वीं सदी में के अंत में इनकी शक्ति स्थानीय छोटे छोटे शासकों या अमीरों के हाथों में चली गई। 11वीं सदी में अब्बासी खलीफाओं द्वारा स्थापित गुलाम प्रथा अर्थात मामलुक ने साम्राज्य को सैनिक रूप से कई भागों में बांट लिया। यानी 11वीं सदी में अब्बासी जो खलीफा थे उनके द्वारा स्थापित गुलाम प्रथा, दास प्रथा, मामलुक वो जो या तो स्वयं या जिसके माता पिता अपने प्रारंभिक जीवन में किसी के गुलाम अर्थात दास रहे थे, उनके द्वारा साम्राज्य को सैनिक रूप से कई भागों में बांट दिया गया। 1258 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के कारण 1258 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के कारण बगदाद का पतन हो गया।
लेकिन इनकी अर्थात अब्बासी खलीफाओं की एक शाखा मिस्र अर्थात काहिरा में शासन करती रही 1517 ईस्वी तक। उस्मानी खिलाफत 15वीं सदी से लेकर 1924 ईस्वी तक इस्लामी जगत पर उस्मानों अर्थात ओटोमन तुर्कों का प्रभुत्व बना रहा, यानी बहुत लंबे समय तक 15वीं सदी से लेकर 1924 ईस्वी तक इस्लामिक जगत पर उस्मान अर्थात ओटोमन तुर्क उनका प्रभाव, उनका कब्जा, उनका अधिकार और उनका प्रभाव स्थापित रहा। मक्का पर भी उस्मानी जो वंश था उन्होंने अधिकार कर लिया। 1924 में आप जैसे भारत के संदर्भ में देखते हैं, जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो उसमें भी आप देखते हैं कि खलीफा के पक्ष में मुस्लिम लीग ने और जो भारतीय जो विद्वान थे, जो जागरूक मुस्लिम वर्ग था, उन्होंने खलीफा के पक्ष में आंदोलन किया था, जो आधुनिक भारत में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक जो कमाल पाशा थे, जिनको आधुनिक तुर्की का जन्मदाता माना जाता है, निर्माता माना जाता है, उन्होंने खिलाफत का अंत कर दिया। यानी जो खिलाफत, जो खलीफा का जो पद और उसके जो अस्तित्व किसी न किसी रूप में बनाया रखा गया था, उस खिलाफत के पद को उसको पूरी तरह से कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया और उसी के साथ खलीफा का पद समाप्त हुआ और तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया। तो ये जो हम बात करते हैं खलीफा और खिलाफत, ये जो सारी चीज़ मैंने आपको खलीफाओं के संदर्भ में बताई, वो जो व्यवस्था थी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं और जो खलीफा के विचार और उसकी मान्यता को ही खिलाफत कहा जाता है। मैं अगले वीडियो में आपके साथ बात करूँगा कि जो खलीफा था, जो खिलाफत जो व्यवस्था थी, उसका भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी जो सल्तनत कालीन जो शासन रहा है, सल्तनत काल जो रहा है, उसमें खलीफा और खिलाफत ने किस तरह भारतीय राजनीति को प्रभावित किया और इनका सल्तनत काल में खलीफा का क्या महत्व था, शासकों के संदर्भ में क्या महत्व था, शासकों ने उसका इस्तेमाल किस तरह किया, या सुल्तानों के जो वास्तविक जो शासन तंत्र और उसमें खिलाफत का क्या महत्व था, उन्होंने या तो व्यवहारिक रूप से क्या महत्व था या नाम मात्र का महत्व था। इस जो सारी चीज़ें थी कि जैसे आप देखते हैं, मैंने आपको इल्तुतमिश के संदर्भ में बताया है, आप इल्तुतमिश के संदर्भ में देखते हैं कि सबसे पहला जो सल्तनत कालीन शासक था वो इल्तुतमिश ही था, जिसने 1229 ईस्वी में जो खलीफा था उस बगदाद में, उसमें अपने दूत मंडल भेजा था और खलीफा से अपने राज्य की, अपने पद की मान्यता के लिए अनुरोध किया गया था। तो इस भारतीय ये राजनीति और खलीफा, इसमें अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।